और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। तो मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कोई बात नहीं सर, आपको डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाप का, भाई का, दादा का, आपका, प्रधान सेवक का, सबका डाउट क्लियर करेगा ना तेरा यूट्यूब। हैव नो फियर, यूट्यूब विल सिट एंड डीजे इज हियर। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। ये मेरी पहली और सच्ची पहचान है। इसलिए मैं भारत संविधान, भारत के झंडे और भारत की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो हेल्प मी गॉड। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। आई होप आप सब सेफ हैं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं। बिकॉज भूलिए मत, कोरोना अभी भी है। सो प्लीज़ बी सेफ, वेयर योर मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज योर सेल्फ। वेलकम टू आवर 5th एपिसोड, जहां हम बात करेंगे कि इन लॉज में काला क्या है। वाई आर द फार्मर्स एक्चुअली प्रोटेस्टिंग, व्हाट इज देयर डिमांड्स, वो क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट को। सो पहली दिक्कत है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यही फार्मर्स की मांग है, बहुत सालों से मांग है। तो इन 3 बिल्स में MSP का जिक्र कहीं भी नहीं है। फार्मर्स इसे कह रहे हैं कि इसे आप लॉ बना दो। आप तो हमारे भले के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो फार्मर्स कह रहे हैं ठीक है, आप हमारा भला करिए, MSP को लॉ बना दीजिए, ताकि तो जहाँ भी वो बेचने जाए उसे इतना मिनिमम तो मिले ही, ये उसे पता हो, उसकी एश्योरेंस हो। गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि MSP कभी भी लॉ नहीं था। उनकी बात सही है, ये हमेशा से एक पॉलिसी डिसीजन था। बट अब फार्मर्स कह रहे हैं ठीक है भाई, अब इसे लॉ बना दो। धान का MSP 1868 है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपये में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ ये फसल बेच के आए कि इसको MSP से ज़्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है, कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहाँ बेच लें, बताओ तो सही। जो दूसरी दिक्कत है, एक सिस्टमेटिक अबॉलिशन प्लान तैयार किया गया है गवर्नमेंट का, जिससे जो APMC मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बताते हैं कैसे। जो प्रेजेंट APMC मंडी स्ट्रक्चर है उसमें टैक्स भरना होता है। इन लॉज ने अब बोल दिया है कि APMC की अगर आप बाहर खरीदेंगे तो वो विदाउट एनी टैक्स है। टैक्स भरता कौन है? टैक्स बायर भरता है। तो आप खुद ही सोचिए, जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर को ही टैक्स देना पड़ रहा है और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा, तो वो कहाँ जाएगा? हमारा जो देश है जिसमें 139 करोड़ की आबादी है, उसमें से सिर्फ लेस देन 1%, मतलब 1.3 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। तो जहाँ इतनी टैक्स की चोरी है, वहाँ पे कोई क्यों जाएगा उस सिस्टम में जहाँ को टैक्स देना पड़ रहा है एज अ बायर? तो वो कोई भी नहीं जाएगा। तो इसलिए APMD मंडियाँ स्ट्रक्चर खत्म हो जाएंगी। नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि APMC एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। ये हम लोग बेकार हो गए हैं, धान मेरा बेकार हो रहा है। मंडी में हम लोग चावल ले जाते थे, तरह तरह के सेठ साहूकार आते थे, हमारा चावल अच्छा था देख करके क्वालिटी के अनुसार खरीद लेते थे। दिक्कत ये हो गई है कि अभी सरकार की ऐसी कोई संस्था पंचायत में या अंचल में नहीं है कि जो जब किसान जाए अपना अनाज लेकर के तब समर्थन मूल्य पर उसका अनाज खरीद ले। ये सबसे बड़ी समस्या।
इसमें तो मैं खुद ही सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं खुद ही मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सर हकीकत कह रहा हूँ, बीमा हमारी जेब का जाता है और जब मिलने की नौबत आती तो 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए मिल रहा है। ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। अभी हमने सूचियों में देखा, परेशान है हम सीहोर जिले में तमाम किसान। 5 साल हो गई सोयाबीन की फसल पिटते पिटते। मैं दिल की बात कह दूं, मैं सच्चाई बात बता दूं, लेकिन बीमा कहीं नहीं मिला और जबरदस्ती बीमा। यदि हमारा बीमा दे नहीं सकते तो काटो भी क्यों। लोकसभा में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे कम आमदनी अगर किसी की है तो वो है बिहारी किसान, जो साल में केवल 45,317 रुपए ही कमाता है। बिहार में खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। शायद इन्हीं सब आशंकाओं के चलते पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संपन्न किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। उनकी आशंकाओं का आधार बिहार है, जो कृषि मंडियों के खात्मे के बाद स्थिति बेहतर करने में नाकाम रहा है। तो पहला याद रखिए कि एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी। तीसरी दिक्कत वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड। मैं आपको समझाना चाहूंगा फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट के बारे में। इसके बीच में फार्मर्स के बाद लिखा हुआ है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो अब ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दर्शाता है। व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसमें एक फार्मर है, एक स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर जिसके साथ डील हो रही है और फार्मर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उससे रिलेटेड एक ये एग्रीमेंट होगा। अब हम बात करते हैं इस लॉ के डिसएडवांटेजेस के बारे में, और मैं चाहता हूँ ये डिसएडवांटेजेस आप समझें क्योंकि ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहले है कि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। एक बंदा जिसके पास एक पैन कार्ड भी है वो भी फार्मर से डील कर सकता है, वो भी एक स्पॉन्सर बन सकता है। इसमें सरकार को रेगुलेट करने की जरूरत है कि ऐसा नहीं, मतलब कोई ना कोई उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए। इससे ठगी और इससे फार्मर्स के ऊपर आप ये कह लो कि उनके साथ चोरी या धोखाधड़ी बढ़ सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में घुसता है और कल को जाके रोकी नहीं बात बनती है कॉन्ट्रैक्चुअली या कुछ ऐसी डिफिकल्टीज हो जाती हैं, तो किसान अगर एपीएमसी में जाके बेच सकता है। बट ये जो सरकार की जो पॉलिसी है इसके हिसाब से एपीएमसी तो खत्म ही हो जाएंगी। तो अगर स्पॉन्सर ने नहीं खरीदा तो किसान बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा ये कल से हो जाएगा, बट ये इट विल बी अ प्रोसेस ऑफ 3 to 5 years। तो एपीएमसी या तो दोनों के ऊपर टैक्स लगाओ या एपीएमसी से भी टैक्स हटा दो। ये सिंपल सी बात है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिससे सारे किसान डरे हुए हैं और ये सही बात भी है। तीसरा है कि जुडिशरी, इसमें कोई जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होगी इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट। सबसे पहले डिस्प्यूट के मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक कंसिलिएशन बोर्ड बनाया जाएगा, उसके बाद एसडीएम और उसके बाद कलेक्टर। एसडीएम या डीसी मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर्स। दैट इज इट। आप नहीं जा सकते हो जुडिशियल सिस्टम के पास। क्या हुआ था, मैं फॉर एन एग्जांपल कि आपको बता दूं कि संगरूर में कोक पेप्सी का प्लांट है। ठीक है। कोक पेप्सी वालों ने हमारे आसपास के लोगों को बोला था कि आप क्या करो, आलू और मिर्ची बीज जो उनके चिप्स में डलते हैं जी। वो उसकी खेती करिए, हम आपसे खरीदेंगे। ठीक है। अब आलू है या मिर्ची है वो खुले आसमान के नीचे होती है दोस्त। ठीक है। वो ऐसे तो नहीं है किसी बॉयलर के अंदर या कंप्रेसर के अंदर या फ्रिज के अंदर नहीं हो सकती है। ठीक है। एकदम ऑर्गेनिक प्रोसेस है और उस पर बहुत सारी चीज़ें वेदर पे डिपेंड करती हैं। जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरल है। जब हमने वो सारी चीज़ें कर ली तो उसके बाद उन्होंने वो खरीदने से मना कर दिया। तो उनका रीज़न क्या था? खरीदने से मना नहीं किया, उन्होंने जो दाम तय किया था उस दाम पे खरीदने से मना कर दिया। ये हुआ है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो चीज़ लेके गए, अब हम प्रदर्शन करने गए, अब हम कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। हम गए एसडीएम के पास। एसडीएम तक ही जा सकते हैं। इस लॉ में भी यही है कि एसडीएम ने क्या किया कि कोक पेप्सी वालों को बुलाया और वो कहते ही ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है जी। इसमें लिखा हुआ था कि हम इतना ये क्वालिटी चाहिए, ये क्वालिटी इन्होंने मेंटेन नहीं की, इसलिए हम नहीं खरीद सकते। एसडीएम ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आप जा सकते हो। अच्छा, एसडीएम उनके साइड, बिल्कुल उनके साइड हो गया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे को लगता है पर्सनली, और इससे भी किसान डरे हुए हैं। अब किसान है, वो खेती करना जानता है, वो कोई लॉयर नहीं है। ठीक है। आप और मैं भी कोई लॉयर नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है गवर्नमेंट में प्रोवाइड मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स। में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी, और तो 565
रियासतें थी, छोटी छोटी किंगडम्स थी, आप उन सबके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उठा के देख लीजिए, ज्यादातर क्या सभी के 100% सेम है। उनके 3-4 ब्लैंक्स उनके खाली होते हैं जहां वो नाम भरते हैं, अपनी रियासत का नाम भरते हैं, डेट भरते हैं, सिग्नेचर, दैट इज इट। वो सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सेम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ये बताना चाहिए था कि हम मॉडल कॉन्ट्रैक्ट हम प्रोवाइड करेंगे, किसान को या स्पॉन्सर को सिर्फ नाम भरना होगा या डेट या साइन या कुछ और प्राइस कीमत के दाम, दैट इज इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो उनकी, आप बड़े बड़े ये ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ये वेंचर्स हैं इतने बड़े बड़े, इनके तो लीगल डिपार्टमेंट है, उनका काम ही ऐसा है कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जो उनको फायदा करे, ना कि फार्मर को फायदा करे। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे आप वॉलमार्ट की बात कर लीजिए या और रिलायंस ग्रोसरी स्टोर्स की बात कर लीजिए, जो बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इनके पास पूरे लीगल डिपार्टमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जो उनको सूट करेगा। तो फार्मर बेचारा कहाँ, अगर कहीं ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है, कोई ऐसा क्लॉज होता है, वो कहाँ अपना लड़ाई करता फिरेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि नेसेसरी होना चाहिए, ये मस्ट होना चाहिए कि गवर्नमेंट ही वो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करेगी और उसमें सिर्फ किसान या फार्मर को अपना नाम भरना पड़ेगा और एक आधी और चीजें, प्राइस और टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होना है, 6 महीने का है कि 5 साल का है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र, बिहार में ये मॉडल ऑलरेडी अडॉप्टेड है। एनसीआरबी का डाटा है कि महाराष्ट्र में 4000 किसानों ने आत्महत्या करी है। अगर ये सिस्टम इतने ही अच्छे हैं तो ये सब क्यों हो रहा है, ये मेरा आपसे सवाल है। इसी से आगे चलते, जमाखोरी को कानून में भी गलत बोला गया और शास्त्रों में भी गलत बोला गया है। अब इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जमाखोरी की लिमिट ही हटा दी, अब जितना चाहे होल्ड कर सकते हैं। दैट्स राइट, अब जितना चाहे होल्ड कर सकते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स ये है कि वन हु कंट्रोल्स द सप्लाई कंट्रोल्स द प्राइसेस। अब जब ये गलत काम ही नहीं है जमाखोरी करना, तो प्राइस बढ़ते रहेंगे। तो जो 304 किसान शहीद हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट पे, वो आप सबके लिए भी हुए हैं, क्योंकि वो आप सबके लिए भी लड़ रहे हैं। इसे मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन बनाइए, अपने दादाजी, दादी जी, पोता, पोती, नीस, नेफ्यू, बीवी, भाई, सबको दिखाइए, जागरूकता फैलाइए, इंडिया को बेटर बनाइए। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲ ਸਾਡੀ, ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਬਰਬਾਦੀ। 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਧਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਕਾਈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾਇਆ, ਕਰਕੇ ਵਾਦੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਾਬੂ ਬੱਲੀਏ ਸਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈੜਾ ਛੱਡੂ ਚਬਾ ਕੇ ਦਾਣੇ। ਵੇਖ ਟਣੇ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ।